सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपने न्यूज़ में सुना होगा कि हाई कोर्ट के जो जज है यशवंत वर्मा साहब, उनको हटाने का प्रस्ताव लाया गया था और उनको हटाने का प्रस्ताव जो लोकसभा में लाया गया था उसमें आपने खबर सुना होगा कि लोकसभा स्पीकर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो जस्टिस वर्मा पर ये आरोप ये लगा था, एक बार उनके आवास पर आग लग गया था और आग लग जाने की वजह से जब आग बुझाने लोग आए तो 500 का गड्डी मिलना शुरू हुआ, मतलब नोट का बंडल मिलना शुरू हुआ। तो वहीं से ये एक आरोप लगना उन पर शुरू हो गया कि आखिर ये पैसा आया कहाँ से। उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता ये पैसा कौन सा है, तो उस पर उनको एक तरह से भ्रष्टाचार का क्या लगा, आरोप लगा। तो अब हाई कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है, ये मुद्दा बहुत ज़्यादा क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। तो आपके 71st बीपीएससी में या फिर अपकमिंग जितना एग्ज़ाम है वहाँ पे इससे रिलेटेड सवाल आ सकता है। तो हम लोग पूरे डिटेल में संवैधानिक प्रक्रिया क्या है, वैधानिक प्रक्रिया क्या है, तो पूरे डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे कि जजेस को कैसे हटाया जाता है। तो सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिएगा, अगर हम लोग चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो चाहे सीजीआई का बात करें या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के अदर जज होते हैं उनका बात करें, उसी प्रकार हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट में भी जो चीफ जस्टिस उसका बात करें या अदर जस्टिस उसका बात करें। कहने का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जितने भी जज होते हैं सभी को हटाने की प्रक्रिया एक ही है, अलग नहीं। सभी को हटाने की प्रक्रिया क्या है, एक ही। चूँकि अभी हम लोग बात करेंगे, अच्छा अब प्रक्रिया क्या है, कहाँ पे इसकी चर्चा की गई है ना, सोर्सेस क्या, सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो जितना भी फैक्ट हो पाएगा मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा और सारा कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा, ये पूरा प्रोसेस भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और कहाँ कौन कौन सा आर्टिकल आपको याद रखना या कौन सा एक्ट आपको याद रखना वो भी चीज़ आपको मैं बताऊंगा। चलिए, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जितने भी जज होते हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस होते हैं या फिर अदर जज होते हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया एक ही है। उनको हटाने की प्रक्रिया क्या है, एक ही है। तो चूंकि अभी जो जज साहब को हटाने का प्रस्ताव जो स्पीकर साहब ने स्वीकार कर लिया है, जो स्पीकर महोदय ने स्वीकार कर लिया है, तो इसमें आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट जो होता है, हाई कोर्ट के जो जज है, हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया पहले सबसे पहले ये चीज़ समझिए, संविधान में किस जगह पर लिखी है ना, कहाँ पे संविधान में बात लिखा हुआ कि हाई कोर्ट के जज को हटाया जाएगा और किस प्रक्रिया से हटाया जाएगा, ये बात लिखा का है। तो आप ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 217 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में लिखा हुआ है। आर्टिकल 217 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में ये बात लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाएगा। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखा हुआ, बहुत छोटा सा एक लाइन में ये जो क्लॉज 217 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, ये जो आर्टिकल है, ये बस एक लाइन में लिखा हुआ ये है कि हाई कोर्ट के जज को उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा, उसी प्रक्रिया से जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाएगा। यानी कि जो प्रक्रिया आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में बताया गया है, उसी प्रक्रिया से हाई कोर्ट के जज को क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा। तो क्लियर है ये चीज़। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि हाई कोर्ट के जज को हटाने की बात किस आर्टिकल में की गई है, तो आर्टिकल आपसे पूछेगा तो आप बता दीजिए 217 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी इस आर्टिकल में की गई है। और उसमें क्या लिखा हुआ, उसमें ये लिखा हुआ है, उस आर्टिकल में सब क्लॉज बी में ये हवाला दिया है इस आर्टिकल का, 124 क्लॉज 4 का हवाला दिया है। 124 क्लॉज 4 क्या है, सुप्रीम कोर्ट में आप पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जज को कैसे हटाया जाता है, उसका प्रावधान यहाँ पे दिया गया। तो इसमें बोला गया कि हाई कोर्ट के जज को उसी विधि से हटाया जाएगा, उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा जो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 बताता है, जो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 बताता है। क्लियर है? तो इसका मतलब 217 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में कोई भी प्रावधान, मतलब प्रक्रिया नहीं लिखा हुआ है, वो हवाला दे दिया कि इस आर्टिकल को आप देखिए, आपको प्रक्रिया समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग 217 से कहाँ चलते हैं, अब चलते हैं आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में। तो अब वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा है ना 124 क्लॉज 4 में देख लेते हैं, थोड़ा सा संविधान की यात्रा भी हम लोग कर रहे हैं। तो एक आर्टिकल से अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, दूसरे आर्टिकल की तरफ। तो अब आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में क्या लिखा हुआ है, ये भी हम लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में क्या लिखा हुआ है,
आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में ये बताया गया है कि जजेस जो होंगे, जो भी जज होंगे, जज को कौन हटाएगा? तो उसमें लिखा है ये हटाया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आदेश से। मतलब राष्ट्रपति के आदेश से जज को हटाया जाएगा, ऐसा आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में लिखा गया। मतलब राष्ट्रपति क्या करेंगे, उसको हटाएंगे। क्योंकि अपॉइंट भी कौन करते? राष्ट्रपति करते, तो राष्ट्रपति हटाएंगे। लेकिन हटाने से पहले इसमें यह भी लिखा हुआ है, मतलब ये भी बताया गया है आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में कि राष्ट्रपति हटाएंगे, राष्ट्रपति ही उनको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। लेकिन कब करेंगे? जब राष्ट्रपति रिमूव करने, राष्ट्रपति का आदेश होने से पहले लोकसभा से और राज्यसभा से ये स्पेशल मेजॉरिटी से, ये स्पेशल मेजॉरिटी मतलब विशेष बहुमत से इसको जब पारित कर दिया जाएगा लोकसभा राज्यसभा से, तब राष्ट्रपति अपना आदेश जारी करेगा और इसको क्या करेगा, जज साहब को हटा देगा। ये क्लियर है? तो अब देखिएगा आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में ये बात लिखा है। साथ ही साथ यहाँ पे आधार भी बताया गया, 124 क्लॉज 4 में ये भी बताया गया है कि किस आधार पर आप जज को हटाएगा। कोई भी जज को अगर हम हटाएंगे तो उसका आधार क्या होगा? तो 2 आधार इसमें बताया गया है। कितना आधार बताएगा? 2 आधार बताया गया। एक बताया गया प्रूव्ड मिसबिहेवियर। पहला क्या बताया गया? प्रूव्ड मिसबिहेवियर। ये लिखा है आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में। इसको हिंदी में बोलते हैं साबित कदाचार। प्रूव्ड मिसबिहेवियर मतलब साबित कदाचार। और दूसरा बताया गया इनकैपेसिटी मतलब असमर्थता। दूसरा क्या बताएगा? असमर्थता, इनकैपेसिटी। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपसे पूछे कि जज को हटाने का आधार कितना है, तो आप बताइएगा 2 आधार है। एक प्रूव्ड मिसबिहेवियर और दूसरा क्या है? इनकैपेसिटी मतलब असमर्थता। ये 2 आधार से आप क्या कर सकते हैं, जज को हटा सकते हैं। अब जैसे असमर्थता तो पता ही, असमर्थ है मतलब हम कार्य करने में असमर्थ है, जज अपना ड्यूटी निभाने में असमर्थ है, तो उनको क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अब कोई जज का दिमाग खराब हो जाए मान लीजिए, तो फिर फैसला कैसे देगा? पता चला जो चोर है उसको छोड़ देगा और जो केस किया तो उसी को सजा दे दे, कुछ भी कर सकता है, दिमाग थोड़ा सा है ना। तो आप एक बार समझिएगा, तो इसलिए असमर्थ अगर है ये, या फिर वो बीमार चल रहे हैं, वो अब सक्षम नहीं है वो डिसीजन दे पाए, उतना सोच पाए, तो उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा। उनको क्या कर दिया जाएगा, हटा मतलब हटाने का प्रस्ताव फिर लाएगा। और एक होता प्रूव्ड मिसबिहेवियर। अब टोटल सवाल उसी पे बनता है कि ये प्रूव्ड मिसबिहेवियर क्या होता है। प्रूव्ड मिसबिहेवियर क्या होता है? 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट चलिए। प्रूव्ड मिसबिहेवियर क्या होता है? ठीक है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर क्या होता है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर क्या होता है, इसकी चर्चा संविधान में नहीं की गई है। मतलब इसको व्याख्या, चर्चा की गई मतलब इसकी व्याख्या संविधान में नहीं की गई। इसकी व्याख्या संविधान में, 1 मिनट, लाइट कटा था आ रहा, ठीक है चलिए ओके। तो इसकी चर्चा, इसको ऑफ कर दो। तो इसकी चर्चा संविधान में नहीं की गई है ना। इसकी चर्चा मतलब इसकी आप कह सकते हैं इसकी व्याख्या संविधान में नहीं की गई। कहने का मतलब क्या है कि मिसबिहेवियर का मतलब क्या है, क्या समझेंगे, कदाचार क्या है, क्या साबित कदाचार। तो इसकी चर्चा संविधान में नहीं की गई, ना ही किसी एक्ट में की गई है। तो एक बार राष्ट्रपति ने ये चीज सुप्रीम कोर्ट से ही पूछा था आर्टिकल 143 का प्रयोग करके। आर्टिकल 143 आपने सुना होगा। आर्टिकल 143 क्या होता है? आर्टिकल 143 में आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं है ना, मतलब सीजीआई जो होते हैं, उनसे राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं। उसमें 2 क्लॉज है, 143 क्लॉज 1, 43 क्लॉज 2 है ना, 143 क्लॉज 2। तो जिसमें सलाह अगर लिया जाता है तो जज साहब मतलब सीजीआई जो होते हैं वो सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। सलाह दे भी सकते, सलाह नहीं भी दे सकते। और राष्ट्रपति में भी क्या बोला जाता है, वो सलाह मान भी सकते और नहीं भी मान सकते। तो उसी क्रम में आर्टिकल 143 का प्रयोग में रेफरेंस, इसको री बोला जाता है, आर शॉर्ट में बोला जाता है। तो रेफरेंस मतलब वो सुप्रीम कोर्ट मतलब सीजीआई से पूछा गया था कि ये प्रूव्ड मिसबिहेवियर क्या है। तो बहुत स्पष्ट व्याख्या तो सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं दिया इसका। उसने बताया कि यदि वो अपने पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखे, यदि वो भ्रष्टाचार करे, तो भ्रष्टाचार भी इसमें शामिल है। जैसे कि ये अभी आरोप जो लग रहा था एक तरह से है ना, वही है ना कि भ्रष्टाचार किया गया, 500 का गड्डी मिल रहा है। कहाँ से आया जज साहब बताइए। आप तो दुनिया का फैसला करते रहते हैं, अब आपको भी क्या करना पड़ेगा, आपको भी कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। तो
वही चीज़ है, भ्रष्टाचार या अनैतिक व्यवहार करना, तो उसी को मिसबिहेव बोला जा रहा है। एक तरह से आप कह सकते हैं कुल मिला के कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से वायलेशन कर रहा है, मतलब मिसबिहेव कर रहा है, जो रूल है जो रेगुलेशन है उसके विपरीत जाकर काम कर रहा है, तो यही चीज़ है ना। तो सुप्रीम कोर्ट भी उतना स्पष्ट व्याख्या उसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। तो अभी तक प्रूव्ड मिसबिहेवियर का बहुत अच्छे से व्याख्या आपको देखने को कहीं भी नहीं मिलता। तो खैर, तो अब आर्टिकल 124 क्लॉज में यही बात लिखा गया, बस इतना ही लिखा गया आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में। आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में इतनी बात आपको देखने को जाता, जो मैंने आपको बताया। इसका मतलब जो अब प्रक्रिया क्या है, यहां तो बस आसानी से बता दें कि लोकसभा राज्यसभा इसको स्पेशल मेजॉरिटी पास कर देंगे, लेकिन प्रक्रिया क्या है, तो प्रक्रिया पता कैसे चलेगा, ये बात कहाँ लिखा हुआ, तो समझिएगा। एक और आर्टिकल आप समझिए, एक आर्टिकल है आर्टिकल 124 क्लॉज 5, और आर्टिकल 124 क्लॉज 5 जो है इसमें क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 124 क्लॉज 5 में लिखा हुआ है कि संसद को, मतलब पार्लियामेंट को यह पावर दिया गया आर्टिकल 124 क्लॉज 5 के तहत कि पार्लियामेंट तुमको हम पावर देते हैं कि तुम क्या करो, तुम विधि बनाकर, लॉ बनाकर जज को हटाने की पूरी प्रक्रिया जो है क्या होगी, वो संसद के पास पावर दिया गया कि आप एक्ट बनाइए और एक्ट बनाकर उस प्रक्रिया को लिखिए। तो संसद ने आर्टिकल 124 क्लॉज 5 का, है ना, इसकी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने एक्ट बनाया। और ये एक्ट कब बना, तो ये एक्ट बना 1968 में। ये एक्ट कब बना, 1968। और उस एक्ट का क्या नाम है, उस एक्ट का क्या नाम है, उस एक्ट का नाम है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, याद रखिएगा 1968 में, 1968 में ये एक्ट बनाया गया। आर्टिकल 124 क्लॉज 5 के पावर का यूज़ किया गया संसद के द्वारा, और बोला गया कि ये एक्ट बना और इसमें, इसी एक्ट में पूरी प्रक्रिया की चर्चा की गई। तो इसी में एक्ट में कि लोकसभा में पहले आएगा कि राज्यसभा में आएगा, कितने मेंबर का साइन होना चाहिए, प्रपोजल में क्या होना चाहिए, है ना, सारी चर्चा इसी एक्ट में की गई। क्लियर है चीज। 124 क्लॉज 4 में क्या था, और अब वो तो मैंने आपको बता दिया। अब जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 मैं क्या करूंगा, 124 क्लॉज 4 और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 दोनों को जोड़कर अब आपको पूरी प्रक्रिया में बताता हूं कि जज को कैसे हटाया जाता है। चलिए अब पूरी प्रक्रिया को आप समझिएगा। अब जज साहब को हटाना है, तो जज साहब को हटाने के लिए जो हटाने का जो प्रपोजल होता है, हटाने का जो प्रस्ताव होता है, ये प्रपोजल किस हाउस में आएगा, तो जज को हटाने का प्रपोजल किसी भी हाउस में आ सकता है, चाहे तो लोकसभा चाहे तो राज्यसभा। याद रखिएगा, प्रपोजल किसी भी हाउस में आ सकता है, चाहे तो लोकसभा चाहे तो राज्यसभा। लोकसभा में यदि आता है तो कम से कम 100 मेंबर, है ना, 100 मेंबर का क्या होना चाहिए, उस प्रपोजल पर क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। कितना, कम से कम 100 मेंबर, तो 100 मेंबर का क्या होना चाहिए, साइन इसमें होना चाहिए। अगर लोकसभा में प्रस्ताव लाता है, अगर राज्यसभा प्रस्ताव लाता है तो इसमें 50 मेंबर का क्या होना चाहिए, इसमें 50 मेंबर का क्या होना चाहिए, इसमें सिग्नेचर होना चाहिए। बात समझ पा रहे, ठीक है, 50 मेंबर का क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि प्रपोजल जो है जज को हटाने का, वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, इसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। और प्रपोजल जो लाया जाएगा वो चाहे तो लोकसभा में लाए चाहे तो राज्यसभा में लाए, कोई भी हाउस ला सकता है। जो भी हाउस लाएगा, नियम ये है कि कोई एक व्यक्ति अगर चाहेगा कि जज को हटाने का प्रस्ताव लाए तो वो नहीं ला सकता। अब कोई एक लोकसभा सदस्य वो चाहेंगे कि हम जज को हटाने के लिए प्रस्ताव लाए, तो वो स्वीकार ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि नियम ये कहता है कि कम से कम 100 सदस्य, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे इस बार आया 100 से ज़्यादा मेंबर ने साइन किया, तो कम से कम 100 सदस्य, इतने सदस्य का साइन होना ही चाहिए प्रपोजल में, तब मानेंगे कि हाँ ये क्या है, ये जज को हटाने का जो प्रस्ताव लाया गया, तब इसको रखा जाएगा। फिर आगे की प्रक्रिया क्या है वो मैं बताता हूँ। और उसी प्रकार जो अगर राज्यसभा की कोई सदस्य लाना चाहते हैं तो कोई 1 या 2 सदस्य नहीं ला सकते, कम से कम 50 सदस्य का उसमें क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए उस प्रपोजल में, तब जाकर वो प्रपोजल आता है। तो बात समझ पा रहे हैं। पहला चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि हाईकोर्ट के जज को हटाने के लिए, अच्छा यही प्रक्रिया सेम सुप्रीम कोर्ट में भी, चूंकि अभी हम लोग हाईकोर्ट के जज का बात करें इसलिए, तो हाईकोर्ट के जज को हटाने के लिए लोकसभा में 100 सदस्य
का साइन होना अनिवार्य है अगर प्रस्ताव आ रहा है, और राज्यसभा में 50 सदस्य का साइन होना अनिवार्य है अगर ये प्रस्ताव आ रहा है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, जिस भी सदन में प्रस्ताव आएगा बस उसी सदन के लिए ये रूल है, जिस भी सदन में ये प्रस्ताव आएगा बस उसी सदन के लिए ये रूल है, दूसरा सदन के लिए नहीं। कहने का मतलब क्या है कि अगर लोकसभा में प्रस्ताव आ रहा है और लोकसभा के स्पीकर ने इसको स्वीकार कर लिया तो अब राज्यसभा में ये 50 मेंबर का जरूरत नहीं है। और अगर राज्यसभा में प्रस्ताव आया, ये 50 मेंबर प्रस्ताव लाया और वहां के सभापति जो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा है वो उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर लोकसभा में ये प्रस्ताव ये 100 मेंबर का जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि प्रपोजल एक ही हाउस में आता है जो भी, और एक ही हाउस से प्रक्रिया चालू होता है। प्रपोजल दोनों हाउस में भी आ सकता है, अगर दोनों हाउस में प्रपोजल आता है तो एक ही हाउस, जो भी हाउस पहले उसको स्वीकार कर लेगा, तो इसका मतलब जैसे मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा दोनों में प्रपोजल आया, तो लोकसभा अगर इसको स्वीकार कर लेता है तो यहाँ पे 100 सदस्य का सिग्नेचर का जरूरत, बस आगे बढ़ेगा, कार्रवाई चलेगा, फिर ये 50 वाला का जरूरत नहीं पड़ेगा। बात समझ पा रहे? तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी हाउस प्रपोजल को क्या कर सकता है, ला सकता है। एक हाउस जब प्रपोजल ले आएगा तो एक नियम, तो दूसरा हाउस का जो नियम है वो नियम फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। नियम कौन सा? प्रस्ताव लाने का नियम। प्रस्ताव लाने का क्या नियम है? लोकसभा में 100 सदस्य का साइन होना चाहिए, राज्यसभा में 50 सदस्य का साइन। अगर राज्यसभा पहले प्रपोजल लाता है तब ये 100 सदस्य का साइन का जरूरत नहीं है लोकसभा में। अगर लोकसभा 100 सदस्य मेंबर साइन करके प्रपोजल लाता है तब राज्यसभा में ये 50 मेंबर का साइन की आवश्यकता नहीं है। ये बस इनिशियल फेज आप कह सकते हैं, ये इनिशियल फेज है जब प्रपोजल को क्या किया जाता है, लाया जाता है। चलिए, तो अब चूंकि अभी आपको पता है कि लोकसभा है ना, आपको पता है कि लोकसभा में ये प्रपोजल क्या किया गया, लोकसभा में अभी आपने खबर पढ़ा कि लोकसभा स्पीकर ने ये प्रपोजल को स्वीकार किया। तो स्पीकर के पास क्या ताकत होता है, स्पीकर के पास क्या ताकत होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया लोकसभा में क्या करना है, 100 मेंबर को, है ना, 100 मेंबर को क्या करना है, साइन करना है। अच्छा, इसमें नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है, जो हमारा जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 का है उसमें नियम ये कहता है कि आपको 14 दिन पहले सूचना भी देनी होगी। किनको? जज साहब को। जिनको आप हटा रहे हैं आप उनको नोटिस दीजिएगा कि हे महानुभाव, हम आपको क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, ये कारण है, इसलिए हम आपको यहाँ पे आरोप लगाते हैं, आपको हटाने का प्रस्ताव हम ला रहे हैं। तो उनको भी आपको सूचना देना पड़ेगा ताकि वो भी अपनी बात को क्या कर सके, वो भी अपनी बात को रख पाए। तो 14 दिन पहले उनको क्या कर देना, नोटिस दे देना। और ये शर्त है, इनिशियल शर्त है एकदम लाने के लिए, आपको क्या, एक उनको नोटिस देना होगा और साथ ही साथ लोकसभा में अगर आ रहा तो 100 मेंबर, या राज्यसभा में आ रहा तो 50 मेंबर का प्रस्ताव में क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। चलिए, अब यहां पे देखिएगा कि अब लोकसभा के 100 मेंबर मिनिमम साइन करके दे दिए, किनको, लोकसभा स्पीकर के पास। अब स्पीकर के पास यह ताकत है, वो चाहे तो इस प्रपोजल को स्वीकार करे, चाहे तो अस्वीकार करे। अगर उनको लग रहा है कि बेकार फालतू की चीज, झूठ मूठ का टाइम पास कर रहा तुम, तो उसको रिजेक्ट कर सकता है, ये ताकत है। उसी प्रकार अगर राज्यसभा में प्रपोजल आता है, 50 मेंबर साइन करके देते हैं, तो राज्यसभा के सभापति जो होंगे, चेयरपर्सन जो होंगे, वो चाहे तो उसको स्वीकार करे या फिर वो उसको खारिज कर दे। तो पहले आप समझ सकते हैं स्पीकर के पास ही ये ताकत है। तो जैसा कि आपने खबर सुना कि जस्टिस वर्मा का जो प्रपोजल है उसको ओम बिरला साहब ने क्या किया, स्वीकार कर लिया। तो जब वो स्वीकार कर लिया इसका मतलब प्रक्रिया क्या होगा, आगे बढ़ेगा। अब क्या प्रोसेस है, तो चलिए, तो जब स्पीकर के द्वारा, जब स्पीकर जो है, चूंकि हम लोकसभा एग्जांपल लेके चले तो लोकसभा का एग्जांपल लेके चलेंगे, जो स्पीकर जो है इन्होंने प्रस्ताव को क्या किया, स्वीकार कर लिया, ये एक्सेप्ट कर लिए प्रस्ताव को। तो इनके स्वीकार करने के बाद, इनके एक्सेप्ट करने के बाद अब मामला क्या होगा, अब आगे बढ़ेगा। अब यहां पे 3 मेंबर का इंक्वायरी कमेटी गठन होगा। ठीक है, 3 सदस्य का इंक्वायरी कमेटी बनाया जाएगा और 3 मेंबर क्या करेंगे, जांच करेंगे कि जिस व्यक्ति पे जो आरोप लगा वो कितना हद तक सही है या फिर गलत है। तो ये 3 सदस्य कौन होते हैं, ये आप चीज ध्यान रखिएगा। ये 3 सदस्य कौन होते हैं, ये 3 में एक हो सकते हैं CGI या फिर अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हो सकता है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश हो या फिर अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के अलावा भी कोई, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट के जज यहाँ पे होंगे। इसके अलावा एक इसमें होंगे चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट। मतलब भारत में अभी 25 हाई कोर्ट है, तो 25 हाई कोर्ट में किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इसका सदस्य बनाया जा सकता है, इस कमेटी के मेंबर वो बन सकते हैं। और तीसरा ये होते हैं डिस्टिंग्विश्ड,
डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट कहने का मतलब क्या है? डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट को हिंदी में बोलते हैं पारंगत विधिवेत्ता। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट किसको बोला जाता है? तो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट जो होते हैं वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको विधि का, कानून का बहुत अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं। तो ये कोई बहुत सीनियर वकील हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, तो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कानून के बहुत जानकार होते हैं, पारंगत होते हैं, विधिवेत्ता होते हैं, ठीक है। तो ये 3 सदस्य का इंक्वायरी कमेटी बैठता, ये 3 सदस्य का इंक्वायरी कमेटी बैठता। अब देखिए, अब ये 3 सदस्य जो है इनके पास भी पावर होता है, इनके पास भी पावर होता है। इनके पास 2 फैसला ही सुनाएंगे। अच्छा, इस कमेटी के पास जिस जज पर आरोप लगा है वो जज यहाँ पे अपनी, है ना, अपना बचाव में अपनी बात यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये कमेटी उनसे उनकी राय ले सकता है वो, या फिर वो देना चाहे तो वो अपना यहाँ पे अपना पक्ष रख सकते हैं। तो जिस जज पे आरोप लगा वो अपना पक्ष इस कमेटी के सामने रख सकते हैं। अब जब ये कमेटी फैसला सुनाएगा तो इसमें फैसला क्या आएगा? चाहे तो ये बोल देगा कि हाँ ये क्या है, ये दोषी है, ठीक है, ये दोषी है बोल सकता है, या फिर ये क्या बोल देगा, ये बोलेगा ये नहीं, ये निर्दोष है ना। चाहे तो दोषी करार देगा या फिर वो निर्दोष बोलेगा। अगर निर्दोष बोल देता है, याद रखिए ये 3 लोग अगर मिलकर बोल देते नहीं ये निर्दोष है, तब ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं पे मामला खत्म, तब प्रस्ताव यहीं पे खत्म। समझ सकते हैं? ये 3 लोग भी अगर बोल देंगे तो प्रस्ताव यहीं पे खारिज हो जाएगा। और अगर ये दोषी करार दिए गए, तो ऐसा नहीं कि ये दोषी करार ये बोल दिए तो अब उनका मेंबर, मतलब वो जज अब नहीं रहेंगे, नहीं, अब प्रक्रिया आगे बढ़ेगा, अब प्रोसेस क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो हम लोग मान के चलते हैं कि मान लेते ये दोषी करार दे दिए। जब ये दोषी करार दे देंगे तो अब मामला आगे बढ़ेगा और अब आपको लोकसभा से क्या करना पड़ेगा? स्पेशल मेजॉरिटी से इस प्रपोजल को क्या करना पड़ेगा? पास करना पड़ेगा। स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा। यदि स्पेशल मेजॉरिटी से पास नहीं हो पाएगा, तो अगर ये पास नहीं हुआ तो प्रस्ताव क्या हो गया? खत्म। उसी प्रकार जैसे 3 मेंबर अगर बोले कि नहीं ये निर्दोष है, तो प्रस्ताव क्या हुआ? खत्म। उससे भी पहले स्पीकर अगर इसको स्वीकार नहीं किया, है ना, स्पीकर अगर इसको स्वीकार नहीं किया, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, स्पीकर क्या कर रहा है? स्वीकार कर रहा है। अगर स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दे, तो मामला खत्म। बात समझ पा रहे हैं? चलिए, तो लोकसभा जब इसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर देगा, उसके बाद अब ये चला जाएगा कहां पे? अब ये चला जाएगा राज्यसभा, सेकंड हाउस। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि इंक्वायरी कमेटी जो होता है वो किस हाउस में बनता है? तो इंक्वायरी कमेटी किस हाउस में बनता है? आप क्या बोलेगा? लोकसभा बोलेगा? नहीं, आप बोलेगा फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस कहने का मतलब जिस हाउस में प्रस्ताव आता है उसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं। क्योंकि अभी का केस में लोकसभा में ये प्रपोजल को स्वीकार किया गया, तो इसलिए लोकसभा हमारा क्या है? फर्स्ट हाउस है। राज्यसभा सेकंड हाउस हो जाएगा। अगर राज्यसभा में प्रपोजल स्वीकार किया जाता तो राज्यसभा फर्स्ट हाउस हो जाता और लोकसभा सेकंड हाउस हो जाता। लेकिन अभी का जो घटना देख रहे हैं उस हिसाब से लोकसभा क्या है? फर्स्ट हाउस है, तो सेकेंड हाउस में इसके बाद जाएगा। अच्छा, इसको इम्पीचमेंट कहीं भी नहीं लिखा हो। जैसे मैंने आपको बताया ना, महाभियोग, बहुत सारे न्यूज़ वाले लोग बोलते रहे महाभियोग लग रहा, महाभियोग नहीं, महाभियोग केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए ही यूज़ किया जाता है, इम्पीचमेंट नहीं। हाँ, आप कह सकते हैं इम्पीचमेंट जैसी प्रक्रिया है उससे, लेकिन इम्पीचमेंट का प्रक्रिया थोड़ा अलग है इससे, है ना। और थोड़ा क्या आप अंतर निकालना चाहिए तो 4-5-6 अंतर आराम से आप इसमें निकाल सकते हैं। तो खैर, तो सेकेंड हाउस जब ये जाता है, राज्यसभा के पास जब ये जाएगा, तो राज्यसभा में इसको क्या करेगा? स्पेशल मेजॉरिटी से इसको क्या करेगा? स्पेशल मेजॉरिटी से इसको पास करेगा। और स्पेशल मेजॉरिटी से जब ये पास कर देगा, उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति क्या करेंगे? क्या राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो फिर खारिज कर दे इसको, या फिर वो माफीनामा दे दे, कुछ भी बोल देंगे नहीं चलो तुमको माफ करे, हम क्षमा कर दी, क्षमादान, है ना? नहीं, यहाँ पे राष्ट्रपति के पास पावर नहीं, बस एक फॉर्मेलिटी होता है। और इस फॉर्मेलिटी के तहत राष्ट्रपति को यहाँ पर साइन करना क्या है? अनिवार्य। और राष्ट्रपति के साइन करते वो जज का पोस्ट क्या हो जाएगा? उसी दिन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये पूरा प्रोसेस है ना, ये क्या है? ये पूरा प्रोसेस है जो कि आपको जानना चाहिए। अब देखिए, क्या पहली बार किसी जज पे आरोप लगा? तो नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन आज तक ये प्रक्रिया, ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया, ये कभी पूरा नहीं हो पाया। तो इसका मतलब ये मत समझिए जज पे आरोप नहीं लगा, बिल्कुल लगा है। प्रपोजल नहीं आया, प्रपोजल भी आया है, लेकिन ये प्रक्रिया ही नहीं पूरा हो पाया। कभी जज ने पहले ही क्या कर दिया? पहले ही वो अपने पद से इस्तीफा दे दिया, मतलब रिजाइन कर दिया।
अगर रिजाइन कर देंगे तो इस बीच में प्रपोजल रुक जाएगा, फिर तो प्रपोजल का कोई मतलब नहीं। अगर वो अभी जैसे मान लीजिए स्पीक ये बोल दिया दोषी है, उसके बाद वो रिजाइन कर देंगे तो फिर मामला आगे नहीं बढ़ेगा, खत्म हो जाएगा। तो चाहे तो वो रिजाइन करे, है ना, तो वो मामला अभी तक जो हुआ है वो रिजाइन कर दिए पहले, या फिर कभी किसी हाउस में पास नहीं हुआ है, तो अगर पास नहीं होगा, मान लेते लोकसभा पास भी कर दे और राज्यसभा अभी पास नहीं करे, तो भी क्या होगा, तो भी ये प्रपोजल, है ना, खत्म हो जाएगा। तो जब तक दोनों हाउस स्पेशल मेजॉरिटी से पास नहीं करेगा तब तक ये प्रपोजल, है ना, तब तक ये प्रपोजल पास नहीं होगा। पास करने के लिए दोनों हाउस को क्या करना पड़ेगा, दोनों हाउस को पास करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब एक सवाल ये बनता है, क्या ये जो प्रक्रिया है इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? इसका जुडिशियल रिव्यू होगा कि नहीं होगा? जुडिशियल रिव्यू आप लोग समझते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन, कि जब जज को लगता है ऐसा, या फिर कोई मामला जाता है, सरकार कोई कानून बनाता है और लगता है कि ये गैर संवैधानिक है या फिर ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है उसमें, है ना, जज जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंक्वायरी करते हैं, है ना, वो रिव्यू करते हैं उस पूरे कानून का, और रिव्यू करने के बाद वो रिव्यू करते हैं, वो फिर देखते हैं कि ये सही में संविधान का उल्लंघन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि जुडिशियल बॉडी है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो जब जुडिशियल क्या करता है, रिव्यू करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू। उसको क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू। तो इस मामले में जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ये इस मामले में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो इसमें संविधान में इसकी कहीं भी चर्चा नहीं की गई, और ना ही जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में इसकी चर्चा की गई। तो ये बात निकल के आता है एक वर्डिक्ट से, सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट से। सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था, उस केस का नाम है सरोजनी रामास्वामी। ठीक है, सरोजनी रामास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये हुआ था 1992, सरोजनी रामास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हाँ, इनिशियल स्टेज पर, इनिशियल स्टेज का मतलब क्या है कि जब स्पीकर ने स्वीकार किया या फिर सभापति ने स्वीकार किया और इंक्वायरी कमेटी बना, वहां तक, है ना, इंक्वायरी कमेटी दोषी सिद्ध किया या फिर निर्दोष जो भी, है ना, उस प्रक्रिया तक, उस समय तक आप इसमें क्या कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, तब ये जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। लेकिन जब दोषी करार दे दिया गया, दोषी करार देने के बाद अब लोकसभा में वोटिंग हो रहा है या वोटिंग हो गया, ठीक है, तो उस समय अब आप इसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। मतलब आप कह सकते हैं इसका दो फेज है। इनिशियल फेज में जुडिशियल रिव्यू हो सकता है जब प्रपोजल रखा जाता है, एक तरह स्टार्टिंग फेज जब होता है, इंक्वायरी कमेटी गठित किया जाता है, उस समय तक आप क्या कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू करा सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब वोटिंग चलेगा, उसके बाद फिर आप जुडिशियल रिव्यू, या उसके बाद दोनों हाउस से बिल को पास कर दिया जाए, इस प्रपोजल को पास कर दिया जाए, तब फिर ऐसा नहीं कर सकते। तो क्लियर है? तो ये इस केस में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ये आया था। तो इसका मतलब ये हो गया, तो आपसे अगर आपसे एग्जाम में अगर ये पूछता है कि जुडिशियल रिव्यू होगा, तो बताइएगा हाँ, इनिशियल फेज का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, लेकिन आगे जब प्रस्ताव पारित हो जाता है तब जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है, तब जुडिशियल रिव्यू नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, क्या मान लेते हैं लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, लोकसभा में प्रस्ताव आया, लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, तो क्या अगला लोकसभा, जब अभी जैसे लोकसभा में प्रस्ताव आया, लोकसभा के स्पीकर ने स्वीकार कर लिया, अब अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है तो अब क्या अगला जो लोकसभा बनेगा तो उसमें क्या ये प्रपोजल खत्म हो जाएगा कि रहेगा? तो बिल्कुल वो प्रपोजल खत्म नहीं होता है, वो रहेगा। और याद रखिएगा, वो नेक्स्ट जो लोकसभा बनेगा वो उनके विवेक पर छोड़ दिया जाएगा, वो चाहे तो उसको आगे बढ़ाए या फिर, है ना, फिर वोटिंग नहीं करे, जो भी करना है, मतलब वो प्रपोजल वो खत्म नहीं होगा। उसके बाद वाला लोकसभा जो होगा वो उस पर क्या करेगा, फैसला करेगा। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया थी जो कि आपको जानना चाहिए, है ना। और एक एक प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया और वैधानिक प्रक्रिया दोनों मैंने बताया। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप ज़रूर सवाल करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।